चलिए आज मिट्टी की सेहत और खेती से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही जरूरी पहेली को समझते हैं। हम वैज्ञानिक रिपोर्ट और रिसर्च का निचोड़ निकालकर नाइट्रोजन के पूरे चक्र का विश्लेषण करने वाले हैं। एक बहुत हैरान करने वाली बात है, जिस हवा में हम और आप सांस लेते हैं उसमें करीब 78% नाइट्रोजन है। जी हाँ, मतलब हम सब एक तरह से नाइट्रोजन के समंदर में ही जी रहे हैं। और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। भाई, जो चीज़ हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा है, वही चीज़ पौधों के लिए अक्सर सबसे कीमती और सबसे कम मिलने वाला पोषक तत्व क्यों बन जाती है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि पौधों को आखिर नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत है ही क्यों। इसे ऐसे समझिए कि ये पौधे का ग्रोथ इंजन है। नाइट्रोजन ही वो कच्चा माल है जिससे प्रोटीन और एमिनो एसिड्स बनते हैं, जो पौधे की एक एक कोशिका बनाने के लिए चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इसी से बनता है क्लोरोफिल, वही हरा पदार्थ जो सूरज की रोशनी को पौधे के लिए खाने में बदलता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। नाइट्रोजन के मामले में संतुलन ही सब कुछ है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधे की बढ़त ही रुक जाती है। और वहीं अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो तने कमज़ोर पड़ जाते हैं और फसल पर बीमारियों का हमला बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब साफ है, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। और ज्यादा नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा खतरा है लॉजिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि तेज हवा या बारिश से पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ सकती है। सोचकर देखिए, कटाई से ठीक पहले किसान के महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो फिर वापस उसी सवाल पर लौटते हैं। अगर हवा में इतनी नाइट्रोजन भरी पड़ी है तो पौधे उसे सीधे सीधे क्यों नहीं ले लेते? उन्हें मिट्टी पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है? इसकी वजह छुपी है केमिस्ट्री में। हवा में जो नाइट्रोजन होती है, यानी N2, उसके दो एटम एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसे आप एक कसकर बंद ताले की तरह समझ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि पौधों के पास इस ताले को खोलने की चाबी होती ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि यह ताला खुलता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है प्रकृति के कुछ अदृश्य हीरोज की, जो इस N2 मॉलिक्यूल के ताले को तोड़कर उसे पौधों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना देते हैं। अब ये हीरोज हैं कौन? इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं मिट्टी में रहने वाले करोड़ों छोटे छोटे जीव। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम दाल वाली फसलों की जड़ों में रहते हैं। कुछ एज़ोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया आज़ाद घूमकर ये काम करते हैं। यहाँ तक कि गोबर की खाद, गली सड़ी पत्तियाँ और तो और आसमान में कड़कने वाली बिजली भी इस ताले को तोड़ने में मदद करती है। और पता है, इन पौधों और बैक्टीरिया के बीच एक बहुत ही स्मार्ट डील होती है। जैसे चना या मटर के पौधे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को रहने की जगह और बना बनाया खाना देते हैं, और बदले में वो बैक्टीरिया पौधे को मुफ्त में नाइट्रोजन की खाद बनाकर देते रहते हैं। मतलब सोचिए, ये फसलें तो अपना फर्टिलाइजर खुद ही बना लेती हैं। कमाल है ना? चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और एक किसान के नजरिए से सोचते हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसी किसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसके खेत की मिट्टी में असल में कितनी नाइट्रोजन मौजूद है? और यहीं पर साइंस हमारी मदद करता है। इसके लिए मिट्टी का एक सैंपल लैब में टेस्ट करवाना पड़ता है, जहां एक बहुत ही पुराना और भरोसेमंद तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं किल-डाल विधि। अगर आसान भाषा में समझें तो लैब में वैज्ञानिक मिट्टी में मौजूद काम की नाइट्रोजन को उबालकर अमोनिया गैस में बदल देते हैं। फिर उस गैस को एक घोल में कैद कर लिया जाता है और आखिर में टाइट्रेशन नाम की एक तकनीक से ये गिना जाता है कि कुल कितनी अमोनिया गैस जमा हुई। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हाथ में आता है एक नंबर। सीधा सा हिसाब है, अगर ये नंबर 280 किलो प्रति हेक्टेयर से कम है तो मिट्टी में नाइट्रोजन कम है। अगर 280 से 560 के बीच है तो मध्यम है, और अगर 560 से ज्यादा है तो मतलब नाइट्रोजन काफी है। और बस यही नंबर तय करता है कि खेत में कितनी खाद डालनी है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? मिट्टी को एक बैंक अकाउंट समझिए। अगर टेस्ट रिपोर्ट कहती है कि अकाउंट में पहले से ही काफी पैसा यानी नाइट्रोजन है, तो बाहर से कम डालना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि फसल और पर्यावरण दोनों की सेहत अच्छी रहती है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प पहलू पर, एक ऐसी हालत जो न तो साफ तौर पर कमी है और न ही अधिकता। इसे कहते हैं छिपी हुई भूख। अब ये छिपी हुई भूख है क्या? देखिए, ये वो हालत है जब फसल ऊपर से तो हरी भरी और स्वस्थ दिखती है, उसमें कोई पीलापन या कमजोरी नजर नहीं आती,
लेकिन अंदर ही अंदर पोषक तत्वों की हल्की सी कमी की वजह से वो अपनी पूरी क्षमता से पैदावार नहीं दे पाती और किसान को 10 से 15% तक का नुकसान हो जाता है, जिसका उसे पता तक नहीं चलता। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाली सोच से आगे कैसे बढ़ें? जैसे हम इंसानी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ बीमारी का इलाज ना हो, बल्कि सेहत बनाई जाए। ठीक वैसे ही हम मिट्टी के पोषण को बेहतर बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं ताकि हमारी फसलें सिर्फ जिंदा ना रहें, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें?